So, welcome back to all the participants. The next training we are going to conduct on GST, and Mr. Deepak Giri is along with us from the Income Tax Department. No, So, I GST will request department. Deepak sir, please start Goods your and Service training. Tax Department. Yeah. Yes, okay. So, please sir, start your training, sir. बिल्कुल, थैंक यू। आवाज आ रही है आप सभी को मेरी? जी हाँ सर, आ रही है। ओके, सभी को नमस्कार। आ रही है सर। सभी को नमस्कार। नमस्ते जी। सबसे पहले तो कितने लोग कनेक्ट हुए हैं, कुछ आइडिया? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कितने लोग ऐड हैं। सर 14 हो गए कनेक्ट अभी। 14। ओके ओके, चलिए। सभी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं सभी लोग? यस सर। ओके, तो सबसे पहले जीएसटी के विषय में आप लोग क्या जानते हैं, ये मैं जानना चाहूंगा। जीएसटी, जैसा कि आप लोगों को पता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है और ये 1 जुलाई 2000। आप लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं सभी लोग या इंग्लिश में बताना पड़ेगा कुछ? कंफर्टेबल सर, बोथ लैंग्वेजेस। जी सर, ठीक है। ओके ओके ओके। तो सबसे पहले तो जीएसटी के विषय में मैं बताना चाहूंगा। जीएसटी जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स जो है दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जैसा आपको पता है ना। डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स में जिस व्यक्ति पे, जिस पर्सन पे टैक्स का बर्डन पड़ता है, डायरेक्ट वो गवर्नमेंट के खजाने में टैक्स देने की जवाबदारी उस पर्टिकुलर पर्सन की होती है। जैसे कि एग्जांपल आप ही लोग बताइए। इनकम टैक्स इज द डायरेक्ट टैक्स। बिल्कुल बिल्कुल, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। इसके और दूसरे प्रकार का टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि बर्डन किसी और पर्सन पे पड़ता है और उसका भुगतान जो है उस व्यक्ति से कलेक्ट करके उसके भुगतान की जिम्मेदारी किसी दूसरे व्यक्ति पे पड़ती है। जैसे आप लोग दुकान से कोई सामान खरीदते हैं, है ना। सामान खरीदते समय आप लोग दुकानदार को उस सामान के मूल्य के साथ साथ जीएसटी का पेमेंट करते हैं। तो जीएसटी का पेमेंट आपसे कौन लेता है? जो टैक्स है वो वसूलता कौन है? वो दुकानदार, और उसको गवर्नमेंट के खाते में जमा करने की जिम्मेदारी होती है उस दुकानदार की। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल मैंने दिया आपको जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा 1 जुलाई 2017 से पहले एक टैक्स लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, है ना। वैट भी अप्रत्यक्ष कर था, इनडायरेक्ट टैक्स था। 1 जुलाई 2017 से पहले और भी टैक्सेस प्रचलित थे, जैसे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का नाम आपने सुना होगा। सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट एक अलग से है, अभी भी है, लेकिन उनका काम अभी जीएसटी के अंतर्गत समाहित हो गया है। इसके अलावा एडिशनल एक्साइज ड्यूटी थी। एक्साइज ड्यूटी लेविड अंडर द मेडिसिनल एंड टॉयलेटरी प्रिपरेशन एक्ट। सर्विस टैक्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स था ये। और एडिशनल कस्टम ड्यूटी अभी भी है, कुछ जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से उस पे कस्टम ड्यूटी लगती है। इसके अलावा कुछ सरचार्जेस और सेसेस रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये रिलेटेड थे सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये जो मैंने टैक्सेस बताया शुरू में, सारे ये सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू का सोर्स था। इसके अलावा आप लोगों ने नाम सुना होगा वैट का, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये नाम से लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, बट ये स्टेट गवर्नमेंट को ही मिलता था इसका पैसा। और सीएसटी जो है वो इंटर स्टेट सेल पे लगता था। इंटर स्टेट सेल मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब कोई वस्तु बेची जाती थी तो उस पे लगने वाला टैक्स था ये। इसके अलावा था एक इंटरटेनमेंट टैक्स। इंटरटेनमेंट टैक्स क्या है आप ही लोग बताइए, कोई इंटरटेनमेंट टैक्स से क्या समझ में आता है? कोई बोलिए। सर, एंटरटेनमेंट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन सिनेमा थिएटर्स। बिल्कुल यस सर, बिल्कुल। जो केबल ऑपरेटर होते थे, हाँ, केबल ऑपरेटर भी आपके घरों में जो केबल की सुविधाएं प्रोवाइड करते थे, और इसके अलावा जब आप मूवी देखने जाते थे तो सिनेमा घरों द्वारा ही इम्पोज किया जाता था ये, ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स। अभी ये जीएसटी में ही मर्ज हो गया है। अभी आप जब टॉकीज में जाते हैं, कोई टिकट लेते हैं, तो आपको इस पे जीएसटी देना होता है। इसके अलावा परचेज टैक्स,
लग्जरी टैक्स। लग्जरी टैक्स क्या है ये बताइए, लग्जरी टैक्स क्या है? The things we purchase for facilities. नो। सर होटल्स में इम्पोज होते थे लग्जरी टैक्स ना सर, होटल यस जी यस सर। यस यस यस, जब आप किसी होटल में रुकते थे पहले, जीएसटी आने के पहले जब आप किसी होटल में जाके कमरा लेते थे, रुकते थे, तो उसमें जो है वो लग्जरी टैक्स वसूलते थे होटल वाले, है ना। इसके अलावा दूसरा हमारे यहाँ तो नहीं था ये टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, दूसरे स्टेट में था ये भी अब सब्स्यूम हो गया है जीएसटी में। तो इस ये जो सारे टैक्सेस के मैंने नाम लिए, पहले इसके लिए अलग अलग एक्ट थे, अलग अलग इसके लिए विभाग होते थे, तो इन सभी को सब्स्यूम करके अभी 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई 2017 से ये आया है। और जीएसटी से बाहर कौन कौन से टैक्स रखे गए हैं, अभी कोई आइडिया आप लोग को, किसी को कुछ इसके संबंध में जानकारी आप लोग कुछ बताना चाहेंगे? किन किन वस्तुओं पे जीएसटी नहीं लगता है? हेलो, am I audible ना? पेट्रोल डीजल जी, 5 टाइप के पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, 5 टाइप के पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इन पे जीएसटी नहीं है। और साथ में लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब मानवीय उपभोग के लिए जो शराब है, इन पे अभी जीएसटी नहीं है। 5 टाइप के पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, एटीएफ मींस एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो हवाई जहाजों में जो ईंधन प्रयुक्त होता है, जो यूज होता है, वो एटीएफ, और साथ में क्रूड ऑयल और एक नेचुरल गैस। इन सब आइटम पे अभी जीएसटी नहीं है। और इसके अलावा मैंने एक बताया शराब फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मेरे कहने का अर्थ है इन पे जीएसटी नहीं है। जीएसटी नहीं है कहने का अर्थ है कि पहले जो प्रचलित व्यवस्था थी, जो सिस्टम, इसमें जो टैक्स का सिस्टम था कि इन पे वैट और सेंट्रल एक्साइज लगता था, अभी भी इम्पोज होता है इन पे, है ना। इसलिए आप लोग अभी पढ़ते होंगे कि पेट्रोल डीजल पे सेंट्रल एक्साइज बढ़ गया, या वैट की दर बढ़ा दी गई अलग अलग स्टेट में, है ना। तो ये अच्छा, इसको बाहर क्यों रखा गया है, कोई बताना चाहेगा? इन आइटम्स को जीएसटी से बाहर क्यों रखा गया है? इनमें जो टैक्सेस है वो सामान्य दरों से ज्यादा। देखिए, जो स्टेट सभी स्टेट्स हैं, उनकी रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स है ये इन आइटम्स पे टैक्स, ठीक है। पेट्रोल डीजल का रेट अभी आप लोग जाएंगे लगभग 80 रुपए के आसपास है ना। एक्चुअल प्राइस की हम बात करें, अगर उसमें टैक्स को हटा दिया जाए, तो लगभग वो 32 से 35 रुपए ही है उसका एक्चुअल वैल्यू, और बाकी जो पोर्शन है वो टैक्स का पोर्शन है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो इस पे जो टैक्स है इन आइटम्स पे, इन पे इससे स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू मिलती है ना। तो सभी राज्यों ने इसका विरोध किया, इसको जीएसटी से बाहर रखा जाए, तो ये अभी जीएसटी से बाहर है, ठीक है। इसके अलावा जीएसटी के अतिरिक्त अन्य टैक्सेस आप देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अभी भी लगती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो है जीएसटी के बाहर है, जीएसटी नहीं है। एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडीज, लोकल बॉडी मतलब जो स्थानीय निकाय हैं, जैसे ग्राम पंचायतें हैं और साथ में नगरीय निकाय हैं, इनके द्वारा जो इंटरटेनमेंट टैक्स लेवी किया जाता है, ये भी जीएसटी के बाहर है, ठीक है। इसके अलावा टोल टैक्स, ये भी अलग से लगता है, टोल टैक्स आपको देना होता है। प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, ये जीएसटी से अलग हैं ये सारे कर। ये अगर हम बात करें जीएसटी के लागू होने की, तो इससे पहले सबसे पहले बहुत पहले से जीएसटी लागू की जाने की बात की जाती रही है, लेकिन फ्रांस एक ऐसा देश था सबसे पहले जिसने अपने यहाँ इसको लागू किया था। 1954 में जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में आया था। आज हम देखें तो 160 से अधिक देशों में ये कर प्रणाली प्रचलित है। हमारे यहाँ बात करें तो 30 जून 2017 को सभी राज्यों में इससे रिलेटेड सारे रूल्स और एक्ट पास कर दिए गए, और 1 जुलाई 2017 से ये पूरे देश में लागू हो गया। जम्मू और कश्मीर एकमात्र ऐसा स्टेट था
जहां पे ये 8 जुलाई 2017 से 8 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। अब हम जैसे आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या? स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या आप लोग? शेयर करेंगे बोले थे, वहां की टेक्निकल टीम ने बताया था, दीपक जी ने बोला था। आपको स्क्रीन व्यू हो रहा है क्या? नहीं हो पा सर रहा शेयर कर दूं, जब आप बोलेंगे तो शेयर करूंगा सर। है? शेयर कर दीजिए ना, आप शेयर कीजिए, ओके। मुझे भी दिखाई देगा ना ये? जी हाँ। हाँ चलिए, शेयर कर दीजिए आप। सीधे थर्ड पेज पे आ जाइए आप। और नेक्स्ट देखिए, जीएसटी का जो ढांचा है, जीएसटी की हम बात जब करते हैं तो देखिए सप्लाई जो है वो 3 टाइप की हो सकती है। मैं सेल की बात कर रहा हूँ। सेल मीन्स जीएसटी में इसको वर्ड दिया गया है सप्लाई, ठीक है। तो 3 कंडीशन हो सकती है। कोई भी आइटम, मतलब मैं देखिए आइटम की बात कर रहा हूँ। देखिए जीएसटी सबसे पहले आपको समझने की बात है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब गुड्स पे भी लगता है और सर्विसेज पे भी लगने वाला टैक्स है। जब वैट प्रणाली थी तो वैट पे अलग से वस्तु पे ये टैक्स लगता था और सर्विस टैक्स अलग से लगता था। तो मैं आइटम की बात कर रहा हूं तो ये सर्विस भी हो सकती है और गुड्स भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 कंडीशन हो सकती है जब विद इन स्टेट सप्लाई होती है। इट मींस जब हम छत्तीसगढ़ के ही किसी डीलर से कोई आइटम खरीदते हैं, ठीक है, तो पहले इस पे लगता था वैट, अभी क्या लगता है? जीएसटी। आप लोग देखते हैं जीएसटी लगता है। और आप अगर छत्तीसगढ़ के किसी डीलर से कोई सामान खरीदते हैं और वो आइटम टैक्सेबल होता है, तो उस पे आप देखेंगे बिल में 2 चीजें लिखी हुई दिखती हैं। एक तो होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। सीजीएसटी मींस सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये किसका किसका हिस्सा है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू का हिस्सा है ये। हेलो, am I ऑडिबल ना? मैं ऑडिबल हूँ? जी सर। हाँ जी जी। ठीक है। मैंने बताया कि आप अगर स्टेट के अंदर से कोई आइटम खरीद रहे हैं तो इस पे आप सीजीएसटी और एसजीएसटी देते हैं। सीजीएसटी वाला जो पोर्शन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू का हिस्सा होता है, और एसजीएसटी जो लिखा होता है स्टेट जीएसटी, ये होता है स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू का हिस्सा, है ना। आप देखे होंगे दोनों बराबर बराबर दिखते हैं। अगर किसी आइटम पे रेट ऑफ टैक्स 5% है, 5% है तो 2.5% सीजीएसटी होता है और 2.5% एसजीएसटी होता है। 12 लाख रुपये कम है इसको तो 12 हेलो, महीने बाद सब महीने का जी एक एक महीना और में नाम का टेंशन नहीं। हेलो, अल्लाह 12 जी सर। आवाज आ रही है ना? बीच में आप लोग आ रही बात है कर सर, रहे आ हैं रही तो है। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। कोई माइक म्यूट है। हाँ जी, चलिए ठीक है। और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि जब जो आइटम की सप्लाई वो इंटर स्टेट हो, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट को सप्लाई की जाए, ठीक है। तो ये तो जनरली क्या होता है, डीलर टू डीलर होता है। मतलब मान लीजिए किसी फैक्ट्री से कोई आइटम, एमपी में कोई फैक्ट्री है तो एमपी की किसी फैक्ट्री से छत्तीसगढ़ के किसी डीलर को वो आइटम आता है, तो इस पे लगता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब जब एमपी का कोई फैक्ट्री वाला, कोई मैन्युफैक्चरर होगा, वो छत्तीसगढ़ के किसी डीलर को कोई आइटम बेचेगा तो उस पे लगेगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। इस पे टैक्स रेट जो होगा वो सीधे सीधे 5% होगा, ठीक है। और इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई है इंटरस्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तीसरी कंडीशन हो सकती है जब हम भारत के बाहर से कोई आइटम हम क्या करें, इंपोर्ट करें। तो इंपोर्ट करते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी तो लगती ही है, कस्टम ड्यूटी तो लगती ही है, और इसके साथ साथ आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप लोग मेरे को टोक दीजिएगा कहीं समझ में नहीं आएगा तो, है ना, पूछ सकते हैं आप लोग। तो ये अच्छा, शुरू के 2 कंडीशन में जब जब सप्लाई जो है स्टेट के भीतर से हो रही है और दूसरी कंडीशन में सप्लाई इंटर स्टेट हो रही है, दूसरे राज्य में हो रही है, तो हम जानते हैं बेचने वाला कौन है, उस पर हमारा कंट्रोल होता है। मतलब सेलर कौन है उसको हम सीधे सीधे उससे हम टैक्स वसूलते हैं। हम टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी सेलर से होती है। लेकिन तीसरी कंडीशन में जब हम कोई आइटम भारत के बाहर से आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो बाहर वाले डीलर पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है।
हमारा कंट्रोल किस पे होता है? जो यहाँ आइटम परचेस कर रहा है, जो इंपोर्ट कर रहा है। तो हम टैक्स किससे वसूलते हैं? जो इंपोर्टर होता है, जो आयात करता है स्टेट के अंदर। नेक्स्ट बढ़ा देंगे। हेलो हेलो हेलो। देखिए, हाँ जी, हेलो, यस सर, बोलिए। आ रही आवाज? जी 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 आ रही है सर आवाज। जी। देखिए, जब जीएसटी लागू हुआ था तो उससे पहले बहुत सारे टैक्सेस प्रचलित थे, और आप लोगों ने एक स्लोगन देखा होगा, वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट। आप लोगों के एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार, है ना? ये पहले की तुलना में आप देखेंगे, पहले बहुत सारे टैक्सेस थे और अलग अलग राज्यों में टैक्स के रेट्स जो थे वो अलग अलग थे। लेकिन आज की डेट में पूरे देश में जो है, किसी भी आइटम पे एक ही रेट ऑफ टैक्स है, और पूरा पूरा इंडिया एक मार्केट हो गया है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मोबाइल का मैं एग्जांपल देता हूं। पुराने रिजिम में क्या था? पुराने कर प्रणाली में 1 जुलाई 2017 से पहले छत्तीसगढ़ में मोबाइल पे टैक्स था 14.5%, 14.5%। लेकिन वही उड़ीसा में क्या था? रेट ऑफ टैक्स 5% था, 5%। तो इससे क्या होता था कि छत्तीसगढ़ राज्य से लगे हुए, मतलब जो उड़ीसा के जिले थे, जो उड़ीसा से लगे हुए जो छत्तीसगढ़ के जिले थे, छत्तीसगढ़ के लोग उड़ीसा से आइटम परचेस कर लेते थे, और क्या होता था, वो यहाँ पे फिर बिकता था, टैक्स इवेजन होता था उस पे। लेकिन आज ये स्थिति नहीं है, सभी राज्यों में कर की दरें समान है। पहले जब हम देखते थे तो सेल का इवेंट अलग होता था, मैन्युफैक्चरिंग के इवेंट पे सेंट्रल एक्साइज लगता था, सेल के इवेंट पे वैट लगता था, और जब वो आइटम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंटर करता था तो उस पे एंट्री टैक्स लगता था। तो अलग अलग इवेंट थी, मैन्युफैक्चरिंग का इवेंट था, सेल का इवेंट था, और एंट्री का इवेंट था। लेकिन आज हम देखें तो एक ही इवेंट है और कॉन्सेप्ट है वो सप्लाई का। एक ही साथ सीधे सीधे एक बार पे वो टैक्स लग जाता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है। इनपुट टैक्स क्रेडिट वो है कि मान लीजिए पिछले चरण में कोई डीलर जितना टैक्स पेमेंट किया है उस टैक्स की वो छूट ले लेता है। और अभी जो है सब चीज, सारी प्रणाली ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन के कारण इनवॉइस मैचिंग का कॉन्सेप्ट है, और जो बेचने वाला डीलर कितना सेल कर रहा है किसी परचेसर को, वो पूरी डिटेल अपने रिटर्न में फाइल करता है, और हम यहाँ पे देखते हैं परचेस करने वाला अगर छत्तीसगढ़ का है तो कितना परचेस दिखा रहा है और आगे फर्दर कितना वो सेल कर रहा है। तो ये मैचिंग हम कर लेते हैं, ठीक है। और हम जब जीएसटी की बात करते हैं तो एक नाम आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, सारी चीजें जो डिसाइड होती हैं वो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के आधार पे डिसाइड होती हैं। जीएसटी काउंसिल जो है किनसे मिलकर के बनी है? जीएसटी काउंसिल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, केंद्रीय वित्त मंत्री इसके चेयरमैन होते हैं, और सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके मेंबर होते हैं। वोटिंग पावर की बात करें हम, वोटिंग पावर में 33, मतलब 1/3 हिस्सा जो 1/3 है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है, और 2/3 वोटिंग पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को, सभी स्टेट गवर्नमेंट का मिला करके 2/3 हिस्सा होता है। जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, किसी आइटम पे टैक्स रेट घटाना हो या बढ़ाना हो, या जीएसटी से रिलेटेड किसी एक्ट में कोई अमेंडमेंट करना हो, सारी चीजें जीएसटी काउंसिल में निर्णय लेने के बाद उनके रिकमेंडेशन के आधार पे केंद्र सरकार द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ली जाती हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? थोड़ा सा जो टैक्सेशन है थोड़ा सा कठिन होता है ना, थोड़ी सी समस्या तो होती है। आप लोग जो है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग अपने स्कूलों में, अपने जिलों में परचेस करते होंगे तो उस पे कुछ टीडीएस वगैरह काटते हैं ना? जी जी सर। काटते हैं टीडीएस के सर। संबंध में रूल जी। तो जी, कुछ क्या आप लोगों को कोई निर्देश वगैरह जारी किए गए हैं? क्या किया गया है टीडीएस के संबंध में? कुछ आपको मिला है, जानकारी मिली है? बार बार ट्रेनिंग कई बार हो चुकी है सर इसकी। कहाँ पे ट्रेनिंग हुई है? ट्रेनिंग हुई है सर जिला स्तर पर।
जिला स्तर पर ट्रेनिंग हुई, तो किन्ने किन्ने ट्रेनिंग दिया आपको, मतलब वहां के ऑफिसर्स से सर्कल इंचार्ज? देखिए टीडीएस दो टाइप का है ना, एक तो इनकम टैक्स का टीडीएस होता है ना, वो अलग है, इससे हटके है। हाँ, ये इससे अलग हटके है। जीएसटी पर हुआ सर, परचेसिंग के लिए। अच्छा, परचेसिंग के लिए हुआ है, ठीक है। तो जी। क्या कितने की खरीदी करते हैं तो टीडीएस काटते हैं आपकी? हर खरीदी पे टीडीएस काटते हैं आप? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मान लीजिए आपके यहाँ स्टेशनरी कुछ खरीदनी है ना, आप वन टाइम कोई स्टेशनरी खरीद रहे हैं, तो आप उस पर टीडीएस काटते हैं नहीं काटते? स्टेशनरी पर नहीं लिए सर, नहीं लिए, छोटी खरीद पर नहीं लिए, बड़ा फर्नीचर वगैरह खरीदे, फर्नीचर खरीदे उस पर टीडीएस काटे हैं, ठीक है। तो आगे मैं टीडीएस का उल्लेख करूंगा। बेसिक पहले मैं जीएसटी के विषय में बता देता हूँ, लास्ट की 15-20 मिनट में मैं टीडीएस के संबंध में आप लोग से डिस्कस करूंगा, है ना। टीडीएस के संबंध में डिस्कस करूंगा, है ना, बाद में, थोड़ी देर में, 15 मिनट बाद, ठीक है। पहले जीएसटी क्या है बेसिक हम लोग देख लेते हैं। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से जीएसटी काउंसिल के संबंध में। ये भी सारी चीजें नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट कर लीजिएगा, ये तो मैं डिस्कस कर लिया सारी चीजें। ये जो है, जो पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। देखिए कुछ डीलर ऐसे होते हैं जो जिनका टर्नओवर मींस साल भर में वो जितना सेल करते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, उसमें वो जितना सेल करते हैं वो उनका टर्नओवर कहलाता है, ठीक है। तो इस देश की हम बात करें या इस स्टेट की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे डीलर हैं जिनका टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ से कम है, साल में 1.5 करोड़ से कम का बिजनेस करते हैं। तो उनके लिए एक विशेष सुविधा दी गई है, उसको बोलते हैं कंपोजिशन की सुविधा। जो ये सुविधा लेता है, कंपोजिशन की सुविधा लेता है, उनको अलग से टैक्स वसूलने का अधिकार नहीं होता है। अगर कंपोजिशन में कोई डीलर आया है और कोई आइटम आपको बेच रहा है, तो वो आपसे लोकल, मान लीजिए छत्तीसगढ़ का ही है, तो आपसे सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में अलग से टैक्स की राशि वो नहीं दिखाएगा, लेकिन उसके जो वो आपको देगा, बिल देगा, बिल तो टैक्सेबल इनवॉइस नहीं होता है, वो उसमें लिखा रहेगा कि वो एक कंपोजिशन व्यवसायी है और आपसे वो टैक्स नहीं वसूल रहा है। कंपोजिशन व्यवसायी को ये फायदा है कि उसको रिटर्न जो है मंथली नहीं देना है, उसको क्वार्टरली, अब तो ईयरली हो गया है, इस साल से ईयरली रिटर्न वो कंपोजिशन डीलर दे सकता है, और साथ में उसको पूरा हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, देखिए बड़े डीलर जो होते हैं उनका टर्नओवर ज्यादा होता है, उनके पास कैपिटल ज्यादा होती है, तो वो सीए रख सकते हैं और साथ में अपने लिए अकाउंटेंट वगैरह रख सकते हैं। लेकिन छोटे व्यवसायी, छोटे दुकानदार जो हैं, वो हर महीने रिटर्न फाइल नहीं कर सकते और सीए और अकाउंटेंट का खर्च वहन नहीं कर सकते, तो उनके लिए कंपोजिशन की सुविधा दी गई है। और नेक्स्ट बुलेट पॉइंट आपको दिख रहा है, इसमें पहले क्या था कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में चेक पोस्ट थे, जांच नाके थे, जांच चौकियां थी, तो अब वो जीएसटी आने के बाद सारे बंद हो चुके हैं। ये परिवहन के चेक पोस्ट से अलग होते थे, सेल टैक्स या कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के। तो इससे कम समय में कोई भी आइटम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इससे समय भी कम लग रहा है और साथ में उस वस्तु की लागत में थोड़ी बहुत कमी आ रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की लागत कम हो रही है, ठीक है। और हम जीएसटी की बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है सारा चीज ऑनलाइन है। ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल के थ्रू डीलर रजिस्ट्रेशन ले सकता है, अपना रिटर्न फाइल कर सकता है, इवन उसका असेसमेंट वगैरह सारी चीजें ऑनलाइन ही होती हैं। तो अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, इसके कारण ये, इसमें न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप है, ट्रांसपेरेंट है और पहले की तुलना में अपेक्षाकृत ये सिंप्लीफाइड है। नेक्स्ट, ये भी सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। एक लास्ट पॉइंट आपको दिख रहा है, देखिए सबसे पहले तो जीएसटी का नंबर किसको लेना अनिवार्य है, ये आप लोग को क्लियर होना चाहिए। आप लोग के सामने ये संशय रहता है कभी कभी कि आप दुकान जाते हैं, दुकानदार आपको बिल नहीं देता, तो ये कंडीशन हो सकती है कि उसका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से कम हो।
एक्ट में ये प्रोविजन किया गया है कि ऐसे डीलर जो साल में 40 लाख रुपए से कम का सेल करते हैं, मैं जहां जहां साल बोल रहा हूँ इट मीन्स फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष, एक साल में अगर वो 40 लाख रुपए से कम का आइटम सेल करते हैं या तो उसको नंबर लेने की बाध्यता नहीं है, वो चाहे तो स्वैच्छिक रूप से वॉलंटरली नंबर ले सकता है ना। और सर्विसेज के मामले में ये लिमिट रखी गई है 20 लाख रुपए, ठीक है। तो 20 लाख रुपए सर्विस के मामले में टर्नओवर ज्यादा अगर हो जाता है 20 लाख से ज्यादा, तो उसको नंबर अनिवार्य रूप से लेना होता है और वही टैक्सेबल इनवॉइस इश्यू कर सकता है। जो रजिस्टर्ड डीलर नहीं है, जिन्होंने नंबर नहीं लिया है, अर्थात जिनका टर्नओवर कम है, तो वो आपसे, और उसने नंबर भी नहीं लिया, टर्नओवर कम है और साथ में नंबर नहीं लिया स्वैच्छिक रूप से, तो आपसे टैक्स के रूप में राशि नहीं वसूल सकता, टैक्स वसूल नहीं सकता है। आप लोग सामने से कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा हो, कहीं भी क्वेरी कर सकते हैं, कोई हिचक नहीं है अगर आपको क्लियर ना हो तो। जी, यहाँ तक क्लियर है ना? सर प्लीज नेक्स्ट बढ़ाएंगे। सर प्लीज सर। हाँ बताइए, प्लीज बताइए। नेक्स्ट बढ़ाएंगे, नेक्स्ट पेज दीपक जी। यस सर। ये आपको देखिए स्क्रीन पे आपको ये 15 डिजिट का एक जीएसटी नंबर का वो दिख रहा है ना सबको? ये फॉर्मेट ऑफ प्रोविजनल जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको दिख रहा है नीचे, दिख रहा है ना? हेलो? यस सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है। सबको दिख रहा है ना? ये देखिए, ये फॉर्मेट है जीएसटी नंबर का। 22 जो है वो स्टेट कोड होता है, ये छत्तीसगढ़ का स्टेट कोड 22 है। इसके बाद आपको 10 डिजिट के अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। ये 5 बार ए दिख रहा है आपको, 0000 ए दिख रहा है। तो ये होता है डीलर का पैन नंबर। पैन नंबर सबके पास है, ये 10 डिजिट का पैन नंबर होता है। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है, किसी इंडिविजुअल ने कोई जीएसटी नंबर ले रखा है, तो उस इंडिविजुअल व्यक्ति का, पर्सन का ये जीएसटी नंबर होगा। और अगर कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी हो या पार्टनरशिप फर्म हो, तो वहां पे उस फर्म का पैन नंबर होता है। 1Z5, इसके बाद आपको 1Z5 दिख रहा है। जेड से पहले जो 1 दिख रहा है, जेड से पहले जो 1 दिख रहा है, इट मींस उस पैन पे सिर्फ एक ही नंबर लिया गया है, सिंगल नंबर लिया गया है। जेड से पहले अगर 2 दिखे तो इसका अर्थ है कि उस पैन नंबर, उस पर्टिकुलर पैन पे, पैन तो वही रहेगा, उस पर्टिकुलर पैन पे 2 नंबर लिए गए हैं। और ऐसे 3 रहेगा तो 3 नंबर लिए, ये तीसरा नंबर रहेगा। 4 अगर होगा तो चौथा नंबर होगा। इसी प्रकार ये जीएसटी नंबर का फॉर्मेट होता है। 5 जो है लास्ट चेकसम डिजिट कहलाता है ये, और इसको सिस्टम ऑटोमेटिक लेता है। तो आप जब बिल कोई देखेंगे, आप बिल में यही फॉर्मेट आपको दिखाई देगा, जीएसटी नंबर। और उस जीएसटी नंबर से उस पर्टिकुलर डीलर का पैन भी आपको पता चल सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट, ये कंपोजिशन सुविधा की मैं बात कर चुका हूं, है ना। कंपोजिशन सुविधा के लिए लिमिट जो रखी गई है 1.5 करोड़ की लिमिट रखी गई है, और सिर्फ वो स्टेट के अंदर, स्टेट के बाहर सप्लाई नहीं कर सकते। केवल जैसे छत्तीसगढ़ का कोई कंपोजिशन डीलर है तो वो छत्तीसगढ़ के अंदर ही सप्लाई करेगा, छत्तीसगढ़ के बाहर वो आइटम सप्लाई नहीं कर सकता या नहीं सर्विस दे सकता है। किसके किसके लिए कितना कंपोजिशन में टैक्स लिमिट रखी गई है? रेस्टोरेंट के लिए 5% रखा गया है, जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए 1%। मैं बोल रहा हूँ तो 0.5% सीजीएसटी और 0.5% एसजीएसटी। ट्रेडर्स के लिए रखा गया 1%। और सेवा जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विस प्रोवाइडर के लिए पहले कंपोजिशन की सुविधा नहीं थी, 1 अप्रैल 2019 से इसको इफेक्ट दिया गया है, और इसके लिए एनुअल टर्नओवर की लिमिट रखी गई है 50 लाख रुपीज। नेक्स्ट, ये कुछ चीजें कंपोजिशन डीलर के विषय में है, तो ये थोड़ा टेक्निकल है। नेक्स्ट, देखिए बिल की हम बात करते हैं, इस एक पेज बैक करेंगे, इससे टैक्स इनवॉइस रेट्स के पहले एक पेज बैक करेंगे, बैक जाएंगे। चलिए मैं बता देता हूं। जैसे जो रूल है, बिल आप लोग देखे होंगे, बिल में क्या क्या दिखाई देता है, आप लोग जाते हैं तो
बिल का कोई फॉर्मेट होता है ना, बिल में क्या क्या लिखा होता है, ऊपर में डीलर का नाम होता है, जीएसटी नंबर होता है, कोई बिल नंबर भी लिखा होता है उस पे, और आपका नाम लिखता है वो, चाहे वो कैश लिख देता है या फिर आपका मोबाइल, अगर किसी मॉल में किसी शॉप से आप खरीदी करते हैं, किसी कंपनी आउटलेट से खरीदी करते हैं, तो आपका मोबाइल नंबर रहता है, तो वो आपके नाम सहित आ जाता है बिल। और साथ में आप देखेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन होता है आइटम का, और उस पे वैल्यू लिखी होती है, और नीचे मैंने जो बताया आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में इसका विभाजन किया जाता है, और नीचे टोटल वैल्यू होती है जो आपको देना होता है। ये रूल ये है कि 200 रुपए से ज्यादा का आइटम, 200 रुपए से ज्यादा का आइटम बेचने के लिए या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बिल अनिवार्यतः जारी करना है, जिसमें टैक्स को पृथक से दिखाया जाएगा, अलग से दिखाया जाएगा। तो दुकानदार के लिए मैंडेटरी है, 200 रुपए से ज्यादा का आइटम अगर वो बेचता है, एक्ट में ये प्रोविजन है, 200 रुपए से ज्यादा की बिक्री के लिए उसको अनिवार्यतः टैक्सेबल इनवॉइस जारी करना होता है। आपको इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अलग अलग टैक्स रेट हैं, टैक्स रेट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। एक रोचक चीज ये है कि इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां पे इतने सारे टैक्स रेट हैं, और अदर कंट्रीज में जीएसटी लागू है। मैंने आपको बताया पहले भी कि 160 से अधिक देशों में ये जीएसटी प्रणाली लागू है, जीएसटी की टैक्स प्रणाली। तो इंडिया ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां पे इतने टैक्स रेट, इतने सारे स्लैब्स हैं, बाकी जगह एक या फिर कहीं कहीं दो। क्यों है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा विविधता है, डाइवर्सिटी है, अलग अलग कहना चाहिए जो डाइवर्सिटी है, इस कारण से इस पे अलग अलग टैक्स रेट रखे गए। कुछ आइटम्स हैं जिन पे कोई टैक्स नहीं है, जिनको कि नील रेटेड आइटम्स में रखा गया है, जैसे अनाज है, दालें हैं, लेकिन वो अनब्रांडेड है ना। लेकिन जब हम ब्रांडेड अनाज की बात करते हैं, ब्रांडेड आटा की बात करते हैं, ब्रांडेड मैदा की बात करते हैं, ब्रांडेड और भी अन्य आइटम है, तेल, खाद्य तेल, एडिबल ऑयल है, तो बहुत सारे इसेंशियल आइटम जो हैं उन पे रेट ऑफ टैक्स है 5%। इसके अलावा 12% और 18% स्टैंडर्ड रेट है। स्टैंडर्ड रेट मतलब लेजिस्लेटिव या विधायिका की मंशा ये है कि अधिक से अधिक आइटम को इसी स्लैब, इसी स्टैंडर्ड रेट में रखा जाए, और आगे यही प्लानिंग चल रही है कि सभी टैक्स को धीरे धीरे करके 12 to 18% के बीच में ले आया जाए। इसके अलावा जो लग्जरियस आइटम है, बहुत सारे लग्जरियस आइटम है जिन पे रेट ऑफ टैक्स 28% है। 28% वाले आइटम है जैसे महंगी कारें हैं, ठीक है, और इसके अलावा कुछ आइटम ऐसे हैं जो सिन प्रोडक्ट्स हैं, डिमेरिट गुड्स हैं, मतलब जो मानवीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, जैसे हम पान मसाला की बात करें, सिगरेट की बात करें, ठीक है, तो इन पे इनके अतिरिक्त 28% जीएसटी के अतिरिक्त अलग से सेस भी लगाया गया है। पान मसाला की हम बात करें, पान मसाला में 28% रेट ऑफ टैक्स तो है ही है, इसके साथ साथ उस पे 160% तक, 160% तक उस पे सेस भी है, मतलब वो 200% टैक्स है उस पे लगभग, समझिए। तो कुछ आइटम्स ऐसे भी रखे गए हैं जिन पे 28% टैक्स के अलावा अलग से सेस भी लगाया जाता है। पान मसाला है, महंगी गाड़ियां हैं, एरेटेड ड्रिंक्स, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं, उन पे इनके अतिरिक्त सेस भी लगाया जाता है। कोयले की बात करें हम, कोल पे 5% ही टैक्स है। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। इसके अलावा एनवायरमेंट में जो पॉल्यूशन वगैरह होता है, पहले इस पे एनवायरमेंट सेस लिया जाता था कोल पे, तो उसको हटा करके अलग से सेस ही लिया जाता है। 400 रुपए पर मेट्रिक टन इस पे सेस भी लगता है। नेक्स्ट, ये टीडीएस की मैं बात कर रहा था, आप लोग से डिस्कशन हो रहा था टीडीएस के विषय में। टीडीएस के लिए भी कुछ रूल्स हैं, आप सभी आइटम पे टीडीएस की कटौती नहीं कर सकते। एक पहली चीज, जो आइटम टैक्सेबल है, जिस आइटम पे टैक्स है, अगर उसकी सप्लाई की जा रही है आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, तो उसी पे आपको टीडीएस काटना है। और सप्लाई के लिए वैल्यू जो निर्धारित की गई है, कितने से ज्यादा की सप्लाई होगी तभी टीडीएस काटना होगा, इसके लिए भी रूल्स बने हुए हैं। और इसको कटौती करने के बाद, टीडीएस की कटौती करने के बाद नियमतः क्या करना है आप लोगों को, उस टीडीएस के पैसे को गवर्नमेंट के खाते में जमा करना है। कैसे करेंगे गवर्नमेंट के खाते में जमा? जीएसटी पोर्टल पे जा करके,
जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स पोर्टल जीएसटीएन ने डेवलप किया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क ने डेवलप किया है, और इसमें सारी चीजें ऑनलाइन है सब कुछ। तो टैक्स का पेमेंट करना है, उससे रिलेटेड रिटर्न फाइल करना है। क्लियर है ना यहाँ तक? नंबर आप लोगों ने लिया है क्या टीडीएस कटौती के लिए? नहीं लिया। नहीं लिए हैं तो फिर टीडीएस की कटौती कैसे करते हैं? टीडीएस की कटौती नहीं कर सकते ना। देखिए, टीडीएस की कटौती आपको करनी है तो उसके लिए सबसे पहले तो नंबर लेना पड़ेगा, और टीडीएस की कटौती करते हैं, जो कटौती कर रहे हो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के खाते में जमा होना चाहिए, और उससे रिलेटेड रिटर्न फाइल करना चाहिए। तो नंबर नहीं लिए हैं तो फिर आप जो है, आपकी जो परचेज है 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पे, नेक्स्ट पेज आ जाएंगे प्लीज दीपक जी। देखिए, पंजीयन किसको किसको लेना है, ये अक्टूबर 2018, जीएसटी तो 1 जुलाई 2017 से ही लागू हो गया, लेकिन टीडीएस से रिलेटेड प्रोविजंस आए 1 अक्टूबर 2018 से, और इस पे पंजीयन किसको किसको लेना है टीडीएस कटौती का, किसको लेना अनिवार्य है? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं या एस्टेब्लिशमेंट हैं या लोकल बॉडीज हैं, कोई गवर्नमेंट एजेंसी हैं, पब्लिक इंटरप्राइजेस है, या जो सोसाइटी या बोर्ड है, ठीक है। और देखिए, टीडीएस की कटौती कब होती है? सबसे पहले तो आप लोग बोल रहे थे टीडीएस की कटौती करते हैं 2.5 लाख रुपए से ज्यादा, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की सप्लाई हो रही हो, ठीक है, तभी टीडीएस की कटौती करनी है। नेक्स्ट पेज आएंगे, नेक्स्ट पेज इसके। हाँ, जब किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत, देखिए या इस लाइन को ध्यान से देखिएगा, किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत सप्लाई का टोटल वैल्यू जब 2.5 लाख से अधिक हो जाए तभी टीडीएस की कटौती आपको करनी है। एक चीज कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, दूसरा उस आइटम का वैल्यू 2.5 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप टीडीएस की कटौती करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि आपके बीच में और कोई स्टेशनरी का सप्लायर है, आपके यहाँ पेन पेपर ये सब सप्लाई करता है, आप दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट में मान लीजिए वैल्यू जो होती है वो 3 लाख रुपए की होती है सपोज, और एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, 3 लाख रुपए का आपको स्टेशनरी वो सप्लाई करेगा, चाहे वो उस आइटम को एक बार में सप्लाई करे या उसको टुकड़े टुकड़े में हर महीने सप्लाई करता रहे, तो आपको टीडीएस की कटौती अनिवार्यता करनी है। क्लियर है? हेलो? जी सर। हाँ, अगर 2.5 लाख रुपए से कम होता है, 2.5 लाख रुपए से कम है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको टीडीएस की कटौती नहीं करनी है। मान लीजिए 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हो गया सिंगल, आपने वर्क ऑर्डर दे दिया उसको, और वो एक महीने में 25,000 की सप्लाई कर रहा है, दूसरे महीने 50,000 की सप्लाई कर रहा है, ऐसा करके 3 लाख से ज्यादा का साल भर में कर रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट सिंगल एक वर्क ऑर्डर हुआ है, तो आपको टीडीएस कटौती हर महीने का हर बार करनी है। लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और वो आपको 20,000 25,000 का सप्लाई हर महीने कर रहा है, तो आपको टीडीएस नहीं काटना है। और टोटल वैल्यू का कैलकुलेशन कैसा होगा? कुल राशि जो मैं बोल रहा हूँ आपको, कुल मूल्य 2.5 लाख बोल रहा हूँ, उसमें से आप टैक्स की राशि को घटा करके कुल राशि को कैलकुलेट करेंगे। तो टैक्स की राशि को घटा करके अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होता है तभी टीडीएस की कटौती आपको करनी है। और टीडीएस कटौती की दर कितनी होगी? 2% होगी, 2%, जो आपने पिछले पेज में देखा था 2% होगी। उसमें 1% होगा सीजीएसटी के रूप में और 1% एसजीएसटी के रूप में, यदि सप्लायर छत्तीसगढ़ के अंदर का ही है, छत्तीसगढ़ का ही है तो। और यदि वो राज्य के बाहर का है, मान लीजिए मध्य प्रदेश से या किसी अन्य स्टेट से यहाँ आपको सप्लाई कर रहा है, तो उस पर 2% टीडीएस कटेगा, लेकिन वो आईजीएसटी के रूप में आप टीडीएस के रूप में काटेंगे। और टीडीएस को काटने के बाद आगामी महीने के 10 तारीख तक, नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख तक आपको उस टैक्स का भुगतान करना है और उससे रिलेटेड रिटर्न फाइल करना है। मान लीजिए अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त के महीने में अगर आपने टीडीएस की कटौती की है, अगस्त महीने में सप्लाई किया है, उसमें बिल जारी हुआ है, और आप उस टीडीएस कब कटौती करते हैं? जब आप उसको भुगतान करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो मान लीजिए सप्लाई का आपने अगस्त में बिल बना करके ट्रेजरी को भेजा है, तो उसी दौरान आप टीडीएस की कटौती करेंगे।
और उससे रिलेटेड रिटर्न फाइल करेंगे आप नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख तक, मतलब 10 सितंबर तक आपको उससे रिलेटेड सारे टैक्स जो टीडीएस काटा है आपने गवर्नमेंट के खाते में उस पैसे को जमा करना है और उससे रिटर्न फाइल कर उससे संबंधित रिटर्न फाइल करना है। और जैसे रिटर्न फाइल करते हैं आप ऑटोमेटिक उसका टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। पहले टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होता था वैट रिजिम में, आपको मैनुअली टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करना होता था। और अगर लेट होता है तो लेट की स्थिति में इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों का प्रोविजन रखा गया है। और इसका देनदारी किस पे आता है, उस डीडीओ पे आता है जो ये भुगतान कर रहा है, टीडीएस की कटौती कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, जो भी चीजें हैं, मैंने जो भी चीजें बताई आपको, जीएसटी कॉमन पोर्टल पे सारी चीजें अवेलेबल हैं। टीडीएस की कटौती के लिए जो पंजीयन लिया जाता है, रजिस्ट्रेशन लिया जाता है, वो www.gst.gov.in पे जा करके रजिस्ट्रेशन लिया जाता है। और सारी चीजें उससे उसी समय आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाता है। लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे और उससे रिलेटेड टैक्स का पेमेंट करना या उससे रिलेटेड रिटर्न फाइल करना, सारा प्रोसीजर इस कॉमन पोर्टल के माध्यम से ही किया जाता है। क्लियर है जीएसटी के संबंध में, टीडीएस के संबंध में? और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं सभी लोग। जी जी बिल्कुल, ये स्क्रीन को आप हटा सकते हैं दीपक जी, दिक्कत जी। करते हैं जी, जेम से खरीदी करते हैं तो टीडीएस काटना है कि नहीं? जेम से भी खरीदी करते हैं तो वही नियम लागू होते हैं 2.5 लाख रुपए से ज्यादा वाले। अगर आपकी खरीदी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की है, और 2.5 लाख रुपए का कैलकुलेशन मैंने कैसे बताया, टैक्स की राशि को हटाने के बाद। ठीक है, और अगर आप 2.5 लाख रुपए से कम की खरीदी कर रहे हैं तो आपको टीडीएस की कटौती नहीं करनी है। जो जेम के माध्यम से खरीदी कर रहे हैं और आपको जो सप्लायर है, मतलब कोई L1 में आया और उसने आपको सप्लाई किया तो आपको वो बिल देता है ना। बिल जब देगा, जब पेमेंट करना होगा उसको, तो विथ टैक्स सीजीएसटी या सीजीएसटी एसजीएसटी सहित आप पूरा उसको भुगतान कर देंगे। देखिए क्या होता है कि जब आप उसको भुगतान करते हैं तो ट्रेजरी के माध्यम से आप बिल बना करके भेजते हैं। ऑनलाइन जो बना हुआ है ट्रेजरी का ई-कोश ऑनलाइन, इस माध्यम से आप बिल बना करके भेजते हैं, तो उसी में सारी डिटेल ट्रेजरी का सॉफ्टवेयर ले लेता है। अगर टीडीएस की कटौती करते हैं तो जितनी कटौती आप कर रहे हैं उतना पैसा आपके करेंट अकाउंट में आता है और बाकी पैसा उस वेंडर को चला जाता है। लेकिन अगर आप कटौती नहीं कर रहे हैं तो विद टैक्स जितना भी पैसा होता है वो सारा पैसा जो है उस सप्लायर को या वेंडर को चला जाता है। बताइए अब और क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? 2.5 लाख की लिमिट मैंने आपको बताया इसके लिए। क्लियर है जी? और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं था, जी, सलाह थी। हाँ आज जी, ही हमने जी, एक रिवॉल्विंग चेयर खरीदा, जी जी 5,000 की कॉस्ट है उसकी, वो 18% जीएसटी बोलता है। बिल्कुल ठीक है। तो 18% है सर, लीगल है? बिल्कुल, देखिए क्या है, देखिए हर आइटम चेयर पे 18%, मैंने आपको बताया जो स्टैंडर्ड रेट है वो 12% पढ़ा और था 8, सर जी। नहीं 14 तो है ही नहीं ना। मैं आपको स्लैब मैंने बताया 0% का स्लैब है जी। जो नील रेटेड है। सामान्य अनाज, दालें, जो भी चीजें हैं जो दैनिक एसेंशियल, जो जिस पे नहीं लगना चाहिए टैक्स, है ना, मतलब अनाज वगैरह पे आप भी बोलेंगे कि नहीं लगना चाहिए, लेकिन वही ब्रांडेड अनाज आप यूज करेंगे तो उस पे है टैक्स 5% है। इसके अलावा जो ज्यादातर आइटम जो हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, महंगे फर्नीचर को छोड़ दिया जाए जो ज्यादा आरामदायक होते हैं, रिवॉल्विंग चेयर की आप बात करें तो 18% के स्लैब में आता है। ठीक है, वो चेयर जो है 18% में आएगा। ठीक है, तो अलग अलग आइटम के लिए अलग रेट है। मैंने स्लैब बताया 0%, 5%, 12%, 18%। 18% मोबाइल पे भी है। ठीक है, 28%, और इसके अलावा 28% के अलावा 28% प्लस सेस, जो मैंने कुछ आइटम आपको बताए थे, जो जैसे महंगी गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां, इंजन की दक्षता के आधार पे वो डिसाइड किया जाता है। और साथ में सिंक गुड्स और डिमेरिट प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे पान मसाला हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया,
है ना। इन आइटम टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट हो गया, जैसे सिगरेट है, इन पे 28% के अतिरिक्त अलग से सेस भी है ना। तो 18% ठीक है आपका ना। जी, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन हो तो अपना अनम्यूट कर लेंगे माइक्रोफोन को। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स ऑल। मित्रों, आप क्वेश्चन हो तो पूछिए, नहीं तो फिर सेशन यही समाप्त करते हैं। जी धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद सभी मित्रों को, धन्यवाद। बहुत अच्छा क्लास रहा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।